Hello everyone. My name is Jigyasu, and today we are shooting our first podcast episode. And for that, we have a special guest here. He's Saurav, or maybe people know him by Saurav Shares. And yeah, so let's hear from the man himself. Please introduce yourself. Thank you. Thanks for having me in the very first place. I think this is the very first podcast. Yes. Yeah, so glad I could be a part of this actually. Hmm. Yeah, so a brief introduction about myself. मतलब अच्छे से बताना, ठीक है? आराम से आपकी या जर्नी कोई अभी लोड तक नहीं कैसे है? रही है? यस, जी, जी, कोई जी। लोड नहीं है, आराम से अपने So yeah, नाम सौरभ पानीग्राही and born and brought up in Odisha. I mean after 5 या 6 क्लास के बाद उड़ीसा छोड़ दिया था. अच्छा। बिकॉज ऑफ स्कूलिंग, मतलब पापा का जॉब चेंज हुआ था. तो वाज इन West लाइक Bengal. गवर्नमेंट और नहीं गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट था. but पापा ने जॉब चेंज किया था. सो वेस्ट बंगाल देन महाराष्ट्र. तो मेरा जो सेकेंडरी या फिर हायर सेकेंडरी लेवल ऑफ स्कूलिंग है वो महाराष्ट्र से ही हुआ है बेसिकली, मुंबई में, नवी मुंबई में. एंड पोस्ट दैट साइंस भी परस्यू वहीं से ही किया 10th के बाद, 11th-12th में. एंड हैड अ गुड अफिनिटी टुवर्ड्स फिजिक्स एंड मैथ्स. आई मीन दैट वाज द कोर रीजन आई चोज कि साइंस के साथ जाना चाहिए मुझे. एंड I saw many of my friends taking different branches as well. Commerce लिया था कुछ लोगों ने, and कुछ ने I guess psychology वगैरह भी pursue किया था. But मुझे affinity था physics और maths के साइड, तो अच्छा होता भी था 10th तक. तो that encouraged me कि मैं science लूँ, and science pursue किया. Then 2 years of grind, JEE preparation के लिए कितना grind लगता है इंडिया में तो एटलीस्ट. तो कोचिंग ज्वाइन की होगी इसके लिए भी? हाँ, कोचिंग वगैरह ज्वाइन किया था. एंड तो दैट वाज अ वेरी, व्हाट कैन आई से, बहुत अच्छा फेज था लाइफ का. गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. व्हाई डू यू से दैट? जो कैरेक्टर डेवलपमेंट अगर मेरे अंदर मैंने कुछ आज नोटिस किया है, बी इट एनी काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन, बी इट एनी काइंड ऑफ परसिस्टेंसी या फिर हार्ड वर्क जो भी है, आई मीन आई शुड गिव क्रेडिट टू दोज 2 years ऑफ माई लाइफ. 11th-12th में कई सारे मॉक टेस्ट, कई सारे टेस्ट सीरीज, कई सारी लर्निंग्स, कई सारे फेलियर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट उनसे उठना, उनसे ऊपर जाना इज समथिंग आई बिलीव इज अ, कहीं ना कहीं मैं खुद को सक्सेसफुल मानता हूँ उस चीज़ में कि ओके आई कुड ओवरकम दोज ऑब्स्टेकल्स एंड इमर्ज आउट. तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है मेरा उस पर्टिकुलर 2 साल के अंदर. एंड नीडलेस टू से, JEE वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड. एक अलग डेडिकेशन चाहिए होता है. इफ यू आर वेरी willing enough to get into one of the IITs, I could secure around 10,000 of rank. Yes. But IIT में एडमिशन नहीं हो पाया. I was getting IIT जम्मू या मतलब हुआ था IIT में एडमिशन हुआ था, but you were getting like the new, not the ranks, not the branch that I was hoping for. And newer वाले IITs थे जो कि उस very year में start हो रहे थे, 2016 के आसपास start हो रहे थे. So I preferred कि I'll go with computer science, क्योंकि मैं वो चाहता था वो pursue करना computer science. तो VIT में एडमिशन हुआ then. And वो थोड़ा एक, I am a person who has no regrets in his life. But कहीं ना कहीं एक वो खटकता था कि यार इतना मेहनत किया IIT के लिए. I could secure a rank as well, but फिर भी एडमिशन नहीं हो पाया because of, क्योंकि कुछ पसंदीदा ब्रांच नहीं मिल रहा था. एंड न्यूअर IITs में पसंदीदा ब्रांच नहीं मिलना, आई थॉट कि लेट्स गो टू VIT अगर प्रेफरेबल ब्रांच मिल रहा है तो आई डोंट रिग्रेट दैट डिसीजन ऑफ गोइंग टू VIT. बट ओके, इट्स फाइन. काफ़ी कुछ सीखा उन 4 साल में VIT में कंप्यूटर साइंस लेके. एंड देन जो सबसे मेन चीज़, so like आपका एक्चुअली में when did you actually decide that कि चलो अब ये सब कंप्यूटर साइंस तो ले लिया है, बट राइट नाउ यू आर डूइंग एन MBA. so how did that switch actually happen? हाँ, तो इंजीनियरिंग टू MBA एक बहुत यूनिक ट्रांजिशन था मेरे लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे दोस्त MBA के टाइम पे, यूनिक ट्रांजिशन आई गेस सबकी लाइफ में ही हो रहा है आजकल इंडिया में, बट ठीक है. या नहीं, इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा, मतलब I mean, why do people actually choose to prefer to do an MBA after an engineering? If you can, please. See, I have seen a very unique pattern कि जो CS वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं, they usually don't go for MBA. Okay. They usually go for MS, हायर स्टडीज वगैरह करने, मतलब अब्रॉड जाते हैं. मास्टर्स उनके मतलब कंप्यूटर साइंस के ही कुछ लिंक्ड डोमेन में, लेट्स से वेब डेवलपमेंट हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इन सब चीज़ों में हायर स्टडीज़ करने के लिए बाहर जाते हैं.
इंडिया में जो मैंने नोटिस किया है, नॉन CS वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, लेट्स से मैकेनिकल हो गए या फिर सिविल हो गए या फिर जो कोर ब्रांचेस होते हैं लाइक इलेक्ट्रिकल हो गए, तो वो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं MBA करना. व्हाई? बिकॉज डेफिनेटली कोर जॉब से आप जब शिफ्ट करके एक मैनेजरल जॉब में जाओगे तो यू माइट फाइंड मोर अपॉर्चुनिटीज आउट देयर, क्योंकि कोर जॉब शायद करना सबको एक लेट्स से उनको लग सकता है कि करियर कर्व थोड़ा स्टेगनेंट हो रहा है या फिर आगे नहीं बढ़ रहा है. आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आप वही रूटीन वर्क कर रहे हो. एग्जैक्टली मोनोटोनस हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है. एंड तो इसलिए आई वुड नॉट से कि इंडिया में हर CS वाला बंदा ये कर रहा है, बट हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कि मेरे लिए काफ़ी यूनिक ट्रांजिशन था ये, क्योंकि आई हैड टू गिव अ लॉट ऑफ थॉट अपॉन इट कि कंप्यूटर साइंस में देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, नो डाउट. वेब डेवलपमेंट या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर को आज के टाइम पे जितना पे होता है, पे स्किल जितना होता है, उतना शायद किसी मैनेजर या फिर किसी IIM ग्रेड का भी नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब IIM से पास करने के बाद भी लोगों को उतना नहीं मिलता जितना एक फ्रेशली रिक्रूटेड सॉफ्टवेयर डेवलपर को मिल रहा होता है. एंड इन माई केस ऑल्सो आई वाज एट अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन. ऐसा नहीं था कि मुझे पे का कुछ दिक्कत है फिर कुछ था, बट द थिंग इज मेरा जॉब काफी मोनोटोनस हो गया था. सो या एज आई सेड, मतलब वही सुबह उठो, उन बग फिक्सेस पे काम करो, उन फीचर ब्रांचेस पे काम करो, तो लर्निंग हो रहा था, डेफिनेटली कहीं ना कहीं हो रहा था, बट लर्निंग काफ़ी कंस्ट्रिक्टेड था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लाइन में ही क्या लर्निंग हो रही है. तो मुझे कहीं ना कहीं एक बात हमेशा बॉदर करता था कि एनी काइंड ऑफ फिक्सेस दैट आई एम मेकिंग, हाउ इज इट इम्पैक्टिंग द क्लाइंट्स दैट आई एम मेकिंग द चेंजेस फॉर. तो जो भी मैं चेंजेस कर रहा हूँ उससे थर्ड पर्सन को क्या बेनिफिट हो रहा है. फर्स्ट पर्सन में हो गया जो चेंज कर रहा है, सेकंड पर्सन आई एम डूइंग फॉर द कंपनी, मतलब उनके प्रोडक्ट पे कर रहा हूँ, बट द थर्ड पर्सन हाउ इज ही बीइंग बेनिफिटेड फ्रॉम. डू यू मीन द कस्टमर? एग्जैक्टली, क्लाइंट साइड. जो क्लाइंट साइड है उनके जो रिक्वायरमेंट्स है वो कैसे फुलफिल हो रहे हैं, एंड द चेंजेस दैट आई एम मेकिंग वो बजट कैसे हो रहा है. आई मीन नॉट ऑल चेंजेस वुड बी जस्ट अप्रूव्ड एंड उसको क्लाइंट साइड पे भेज दोगे. बेसिकली यू आर ट्राइंग टू बैक ट्रैक कि भाई एट द बैक एंड डिसीजन मेकिंग और ये सब चीजें कैसे ली. एग्जैक्टली. तो ये सारी जो काम हो गए, ये मतलब मेरे को दिख रहा है मैं चेंजेस कर रहा हूँ, बट ये सारे हो कैसे रहे. मतलब चेंजेस तो हो गया, उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो प्लान क्यों हो रही है, वो चेंजेस क्यों चाहिए, वो चीज़ें प्लान कैसे हो रही है. तो वो सारी चीज़ों को जानने के लिए आई थॉट कि लेट मी गो मोर इन डेप्थ कि हो क्या रहा है. देन आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोडक्ट मैनेजमेंट इन द वेरी फर्स्ट प्लेस. ओके. कि प्रोडक्ट मैनेजर का रोल क्या होता है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. तो प्रोडक्ट मैनेजर की लाइन को जब मैंने पढ़ा, थोड़ा उसके बारे में जाना कि वो रोल क्या है, आई गॉट टू नो मोर अबाउट फाइनेंस का साइड एज वेल. कि एक फाइनेंस वाला बंदे के पास क्या क्या स्कोप एंड अपॉर्चुनिटीज होती है जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास नहीं होता है. वो कौन सी चीज़ है जो वो बंदा करता है जो मैं नहीं कर रहा हूँ. तो ऐसे ऐसे मेरे को पता चला कि देयर आर अ लॉट ऑफ कैटेगरीज जिनके बारे में हमें आइडिया, मुझे आइडिया भी नहीं है, क्योंकि माई करियर वॉज सो कंस्ट्रिक्टेड टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. एज आई सेड कि मुझे पे का कोई दिक्कत नहीं था, माई पे वॉज गुड. आई मीन फॉर अ बिगिनर इट वॉज गुड, आई विल टेल इन इंडिया. बट जो मैं प्रोग्रेस देख रहा था या फिर मैं अपने आप को जो विजुअलाइज कर रहा था डाउन द लाइन आफ्टर 5 to 6 years, क्या मैं इस लाइन में रहना चाहता हूँ, क्या मैं इतना टाइम देख के मेरे लर्निंग को इतना कंस्ट्रिक्टेड करना चाहता हूँ, या फिर डू आई वांट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स, न्यू डोमेन्स एज वेल. तो व्हेन द आंसर टू दिस क्वेश्चंस केम आउट एज यस, तो तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे MBA परस्यू करना है. एंड थोड़ा और बैक ट्रैक करके, जैसा मैंने कहा था, एक छोटा सा रिग्रेट था कि IIT नहीं हो पाया था. सो गेटिंग इनटू वन ऑफ द IIMs मैटर्ड अ लॉट फॉर मी, क्योंकि वो इंडियन वाला टैग जो आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाला जो टैग आता है, दैट स्टेज विद यू टिल द वेरी एंड ऑफ योर लाइफ. Definitely it's going to stay and it is going to be a very remarkable thing in my life as well. It is definitely something one aspires to study for. Absolutely. तो यही reason था मेरा pursue करने का. These couple of reasons. So, yeah. ठीक है. So you said that you're trying to learn more about finance also. So do you invest in stock markets? Yeah. So I mean, how did you actually start your journey in stock market, and if someone is actually trying to start with their investing or trading journey, how would you recommend them to start with? So my journey with stock market तो नहीं कहूँगा, investing से start करूँगा. So you invest in the market? Yeah, I was quite invested in the market. तो stock market में बहुत बाद में आया.
मार्केट में Can you इन्वेस्टमेंट please tell our viewers the difference between investing and trading? yeah, sure. थोड़ा So थोड़ा investment ऊपर से. is kind of when you are invested in the market in the long term perspective. Let's say you are not constantly buying and selling your securities या फिर जो equities सब hold करते हैं. And trading is like on and on basis पे आप intraday trading कर सकते हो, फिर swing trading कर सकते हो. You buy certain stocks, you sell the stocks as well. Right. And given the definite period of time कि आप उसको कितने frequently करते हो, if it is over a period of months, then maybe it will be categorized as swing या फिर short term trading या So फिर that actually there is also a fact ना कि 97% or 98% of yeah. the traders they actually lose money. Yeah. And one of the main reasons is that I mean if you stay invested in a stock then you are not likely to lose money, but if you are trading like intraday trading और इन सब चीज़ों में लोग ज़्यादा पैसे खोते हैं because there's always a risk, I mean time related risk associated with it. And if you invest it's like वो कम हो जाता है. The risk actually I mean definitely risk कम होता है and then reward भी कम ही होता है trading के comparatively. So my journey started with FD. I mean it might be very surprising but जो लोग मना करते हैं आजकल लोग मना करते हैं but somewhere down the line ये believe कि ठीक है मतलब start करने के लिए FD is not a very bad thing क्योंकि zero knowledge था उस टाइम पे. तो पापा ने कहा कि इतने सारे मतलब मेरे जो पैसे आते थे सैलरी से तो वो सेविंग्स अकाउंट में एक्यूमुलेट हो जाते थे. तो पापा ने कहा कि ऐसे 2-2.5% की रिटर्न से अच्छा यू लुक फॉर समथिंग एल्स. तो पापा ने मुझे डायरेक्टली FD नहीं कहा था. तो व्हेन आई स्टार्टेड सर्चिंग की हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में मिलता है तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई कुड सी वाज PPF. Okay. PPF या फिर then I came to know so about what is FD. PPF? Yeah, so it's public provident fund. Okay. तो PPF में like tax benefit भी मिलता है उसमें. Per year you get a 1.5 lakhs amount पे tax benefit मिलता है. तो मुझे PPF के बारे में पता चला. Then I got to know about FD. कि FD में return of interest is higher than savings, lesser than PPF obviously. Usually lesser than PPF ही होता है. And तो मैंने पहला investment FD में किया था. And डाउन द लाइन जब मेरे को पता चला कि यार FD या PPF में से भी ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. लाइक आई स्टार्टेड विद 5K या 7.5K पर मंथ स्टार्ट किया था एंड मैं आज तक भी करता हूँ. इवन इफ आई एम नॉट सैलरीड राइट नाउ. हाउ डिड यू सिलेक्ट योर म्यूचुअल फंड? मतलब अगर नहीं उस टाइम पे तो मैंने नेट से ही देख के किया था कि which are the top 5 म्यूचुअल फंड्स या फिर 10 म्यूचुअल फंड्स. उसमें से उनके एक्सपेंस रेशियोज वगैरह थोड़े देखे थे. एक्सपेंस रेशियो इसलिए देखा था क्योंकि मेरे को इतना थोड़ा नॉलेज हो गया था पढ़ के कि एक्सपेंस रेशियो मैटर करता है म्यूचुअल फंड में कि आपका कितना डिडक्ट होगा अमाउंट व्हेन यू इन कैश ऑल दोस थिंग्स. तो इसलिए एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे मैंने लिया था. 3 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड था मैं एंड अभी भी मैं हूँ बिकॉज इवन दो आई एम नॉट सैलरीड राइट नाउ. अभी MBA चल रहा है मेरा. आई एम नॉट सैलरीड बट इंटर्नशिप से जो पैसे आए थे या फिर जो मेरे सेविंग्स में ऑलरेडी थे तो मैं उनको अभी भी म्यूचुअल फंड करता हूँ एंड आई डू इट इन SIP बेसिस. मतलब नॉट की लमसम डाल दिया. SIP में करता हूँ. SIP इज लाइक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. तो SIP के बेसिस पे ही करता हूँ ताकि एक डिसिप्लिन तरीके से होता रहे वो हर महीने एंड अकाउंट से उतने पैसे कट जाएंगे अचानक तो आपको रहेगा कि ओके जितना बचा है उसको वाइजली अप टू स्पेंड दैट मनी. राइट. इट्स लाइक टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी जो हम अभी सीख रहे हैं कि एग्जैक्टली डोंट. तो ये हो गया म्यूचुअल फंड तक एंड देन आई गॉट इंट्रोड्यूस टू द स्टॉक मार्केट क्योंकि म्यूचुअल फंड में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स. इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स, डेट म्यूचुअल फंड्स हो गया, फिर देन हाइब्रिड हो गया, ELSS वाले हो गए टैक्स सेविंग के लिए. तो इक्विटी वाला जो कैटेगरी है उसके बारे में जब मैंने जानने की कोशिश की आई गॉट इंट्रोड्यूस टू द स्टॉक मार्केट एंड एवरीथिंग. तो देन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट एंड सो इज इट लाइक right to say ki if someone is beginning their investment journey then if you're let's say a risk averse person, you don't like taking risk, so it's better to maybe go for safer instruments like FDs or just to start your journey na hai na. And mutual funds, let's say, because you don't have actually time to maybe track the markets, so you try to invest in these instruments. And because now you have had already invested in all these instruments, you wanted to try out stock market. Yeah, so please. So इसको बेसिकली प्रोफाइलिंग कहते हैं. दिस थिंग दैट रिस्क कवर्स जो आपने मेंशन किया अभी, सो दैट इज प्रोफाइलिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सोनस. लेट्स से कि 3 टाइप के लोग हैं. रिस्क कवर्स है, एक ग्रोथ है और एक अग्रेसिव है. सो रिस्क कवर्स वुड डेफिनेटली लेट्स से समवन इन देयर 50s या 60s जो कि अभी
शादी वगैरह हो चुका है, बच्चे हो चुके हैं, बच्चों की शादी होने वाली है, तो दे वांट टू सेव some amount of money for their retirement, right, for their children and all those things. तो उनके लिए definitely FD is the best option, right, क्योंकि FD में आपको guaranteed returns मिल रहे हैं. Okay, even though the return is lesser than what other options are, but this is a safer choice. This is a quite safer choice, क्योंकि उसमें आपको savings से ज़्यादा but obviously risk भी कम and return around 6 to 7% मिल रहा है. So which is like very close to the inflation which we have. Maybe just beat करता है. Exactly. तो your money is growing at some rate, you can say. Right. And then growth वाले जो candidates होते हैं, they are into hybrid kind of thing. So they prefer FD में कुछ, their profile is very diversified. Growth वालों का profile I feel is most diversified, क्योंकि they are into FDs, they are into MFs, mutual funds, they are into stock market as well, they are into let's say bonds as well, gold bond हो गया, फिर कुछ और debentures वगैरह हो गए, वो सारी चीज़ें as well. And the most aggressive ones, they are mostly not into FDs, या फिर जो safer investment options होते हैं उसमें नहीं होते वो लोग, and they try to multiple their money as quick as possible. And वो जो age category होता है, that is mostly जो फ्रेशली ग्रेजुएटेड होते हैं या फिर फ्रेशली सैलरीड लोग होते हैं जिन्होंने अपना करियर जस्ट स्टार्ट किया है, लाइबिलिटीज नहीं है जिनके पास ज़्यादा, तो वो होते हैं. तो ये 3 प्रोफाइल के बेसिस पे ही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मतलब आई फील एनीवन शुड प्लान. एंड मैंने मोस्टली अपने आप को अग्रेसिव स्टाइल में रखा, इवन दो आई हैव समथिंग इन FD एज वेल, बट मैंने इज इट बिकॉज यू आर एट एन अर्ली स्टेज ऑफ योर लाइफ एंड यू डोंट हैव एनी लायबिलिटीज एज सच राइट नाउ, राइट? Okay, so absolutely that thing only, क्योंकि अभी शादी वगैरह भी नहीं हुआ है, तो है नहीं कुछ. Are you planning to marry anytime soon? Yeah, a couple of years later, not now. Okay. So but yeah, but अभी तो ठीक है, तो अभी liabilities वगैरह है नहीं, और तो इसलिए अभी I mean फेज की मैं कोशिश करता हूँ if I can grow my that money as uniformly as possible, and so that would be better for me in my future. मतलब बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी है, शादी के एक्सपेंसेस होंगे, या फिर लेट्स से कुछ पार्ट में अभी अपने पेरेंट्स के लिए भी बचाना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पापा का भी रिटायरमेंट फेज आ रहा है, 4-5 साल में रिटायरमेंट उनका है, तो मैं उनके लिए भी कुछ एक अलग सा प्लान बना के उनके लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट करता हूँ मंथली बेसिस पे. सो बहुत सारी चीज़ें, तो मैं अपने आप को अग्रेसिव कैटेगरी में रखता हूँ. एंड ट्रेडिंग पे आते हैं, तो ट्रेडिंग मैंने किए हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे, एंड नॉट जस्ट इक्विटी, मतलब मैं ऑप्शंस वगैरह में भी था, ऑप्शंस में लॉस हुए, बट आई टुक अ लर्निंग कि क्यों लॉस हो रहा था. आई मीन सो ट्रेडिंग में what exactly is option, अगर थोड़ा. हाँ, so options are a kind of derivatives, and they are like every derivative has an underlying asset to it, but उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा आ जाता है. फिर ऑप्शंस जब हम ऑप्शंस या फ्यूचर्स में जाते हैं, तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है. आई मीन इट्स नॉट रॉन्ग टू से कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग लोग प्रेफर करते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपको रिटर्न थोड़ा स्टेडीली मिलता है, कम मिलता है इवन तो ऑप्शन बाइंग से, बट रिटर्न स्टेडी होता है. ऑब्वियसली परसेंटेज ऑफ रिटर्न, प्रोबेबिलिटी ऑफ योर प्रॉफिट इज मोर देयर, 66%. तो देयर इज अ रीजन टू इट. आई मीन तो इसलिए ऑप्शंस मैंने ट्राई किया, बट उतना कैपिटल नहीं था मेरे पास कि मैं ऑप्शन सेलिंग करूँ, तो इसमें मैंने बाइंग किया था. प्रॉफिट हुए हैं मेरे को बहुत बार, लॉसेस भी हुए हैं, लॉसेस ज़्यादा हुए प्रॉफिट से, तो आई टुक अ लर्निंग फ्रॉम दैट. देन आई थॉट कि चलो ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करूँगा अभी, नौकरी स्टार्ट होने के बाद वापस से अगर ज़्यादा लमसम आएगा मेरे पास, सैलरी आएगा, तो वहाँ से शायद मैं ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूँ. So let's say if someone has 100 rupees, so how would you recommend them to maybe split that money and कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या स्प्लिट रहना, मतलब कितना एक्सपेंडिचर रहेगा, मतलब आई नो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एट द एंड ऑफ द डे, उनके जो गोल्स है उसके हिसाब से रहेगा, बट जैसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कि क्या होना चाहिए. या सो एज यू मेंशन राइटली, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा ऑब्वियसली, बट समवन फ्रॉम आवर एज, लेट्स से अगर वो 20 से 30 के बीच में है, एंड हैज लेट्स से करियर स्टार्ट होने वाला है, या फिर हैज अ कपल ऑफ इयर्स ऑफ वर्क एंड ऑल, सो if you are not married, if you do not have any kind of liabilities in your life right now कि घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, या फिर बच्चों के एक्सपेंसेस लेने, या फिर कुछ करने, उस टाइप की चीज़ है, सो इट इज़, आई विल नॉट टेल व्हाट इज रिकमेंडेड फॉर अदर्स, बट हाउ आई अप्रोच इट, आई विल टेल इट. फॉर मी आई व्यू इट एज कि चलो मेरे पास अभी रिस्क लेने का ऑप्शन है. आई एम नॉट जनरलाइजिंग दिस फैक्ट, बट फॉर मी
हाउ आई थिंक बिफोर इन्वेस्टिंग या फिर बिफोर ट्रेडिंग या फिर बिफोर पुटिंग माई मनी इनटू समवेयर, आई फील कि मेरे पास अभी रिस्क लेने का अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास अभी हारने को ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, जो अमाउंट मैं डाल रहा हूँ वो अमाउंट आई एम रेडी टू लूज. सो विद दैट माइंडसेट ओनली आई एम इन्वेस्टिंग इन द मार्केट राइट नाउ. तो मैं अभी हायर रिटर्न या फिर हायर ग्रोथ वाले अपॉर्चुनिटीज सर्च करता हूँ rather than द सेफर रिटर्न्स वाले अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि हायर रिटर्न्स मिलेंगे ओनली इफ यू आर हैविंग हायर रिस्क. तो सेफर वाला ऑप्शन अभी मुझे देख के दैट आई एम नॉट वेरी कंसर्न्ड अबाउट द कैपिटल दैट आई एम इन्वेस्टिंग राइट नाउ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो रिसर्च करके कैपिटल डाल रहा हूँ अपना वो रिसर्च प्रॉपर है बिकॉज ऑफ सम नॉलेज दैट आई एम हैविंग ओवर दीज 2-3 years ऑफ टाइम, कि पढ़ के कहाँ कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कौन से कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, वो क्या क्या रेशियोज है जो एक कंपनी के डेटा के साथ बैक करेंगे मेरे इन्वेस्टमेंट रैशनल के साथ. तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से अप्रोच करता हूँ. सो अगर मेरे पास 100 रुपीज़ होता है तो आई विल डेफिनेटली प्रीफर कि मैं अपने लिए 50 to 60 इक्विटी साइड में जाने के लिए एंड 20-30 मे बी म्यूचुअल फंड्स, एंड डेफिनेटली बाकी जो 10 बचता है उसको FD हो गया, PPF हो गया, उन सब चीज़ों. सो डेफिनेटली आई एम सिंस आई एम ए रिस्क अग्रेसिव पर्सन, तो ये चीज़ मैं अपने लिए हमेशा ऐसे एनालाइज करता हूँ. अच्छा, सही है सही है. सो आपका अभी तक जैसे आपने बोला कि यू हैव एक्चुअली स्विच्ड फ्रॉम ट्रेडिंग टू मोर ऑन इन्वेस्टिंग, ठीक है, एंड so for that do you have any specific methodology that you follow while I mean let's say मेरे को एक स्टॉक उठाना है, ठीक है, तो मैं वो स्टॉक में क्या चीज़ें देखूंगा, मेरा मतलब कितने टाइम तक उसको होल्ड करना है, कब बाय करना चाहिए, तो उसके लिए आप जैसे मेरा कुछ स्टाइल है कि आई फर्स्ट ट्राई टू एनालाइज द मैक्रो एनवायरनमेंट, फिर मैं मे बी उसका बिजनेस एनालिसिस करूँगा उस कंपनी का, फंडामेंटल एनालिसिस, एंड देन मे बी टू व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल, उसके लिए मैं टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करूँगा. सो डू यू हैव एनी लाइक दैट काइंड ऑफ मेथोडोलॉजी? या आई मीन सी, दो चीज़ें होती है जब आप इतना फंडामेंटल लेवल पर एनालिसिस करते हो तो वो स्टॉक का प्राइस 100 से 200 चला गया होता है. ऐसा भी बहुत बार होता है, ठीक है. तो ये बुकिश नॉलेज के लिए, बुकिश थिंग के लिए बहुत सही है कि यू गो टू अ बिजनेस, यू गो टू कंपनीज बिजनेस, व्हाट इज इट इनटू, आप मैक्रो लेवल पे देखो कि इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है कंट्री में, एंड हाउ इज दिस पर्टिकुलर बिजनेस केटरिंग टू द इकोनॉमिक कंडीशंस, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, ऑल दोस थिंग्स. देन यू बॉइल डाउन कि कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या कंपनी का बिजनेस फ्यूचर में सस्टेनेबल है या नहीं है, right. या फिर इज द कंपनी स्टॉक मार्केट में exactly. तो वैल्यूएशन ही देख रहे, तो कंपनी पास्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा था, देयर आर सर्टेन रेशियोज जो आप रेफर कर सकते हो. डेट टू इक्विटी हो गया, क्या वो कंपनी का कम हो रहा है, क्या कंपनी अपने डेट्स खत्म कर रही है, शेयर होल्डर्स का क्या स्टैंड है कंपनी में, तो ऑल दिस थिंग्स यू गो थ्रू बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी. बट अभी अगर मैं ये करने बैठूं हर स्टॉक के लिए जो मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो बहुत टाइम चले जाएगा. एंड लेट्स से अगर एक बंदा 10-15 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है तो ऐसे 10-15 स्टॉक्स के बारे में रिसर्च करके डालने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा. तो व्हाट आई प्रीफर फॉर मी इज, मैं देखता हूँ कि कौन से सेक्टर डिमांड में है. ओके. एंड क्योंकि आई एम अ काइंड ऑफ इन्वेस्टर राइट नाउ, एंड मैं अभी लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट वेरी कंसर्न कि उसका प्राइस अभी कितना ज्यादा चल रहा है कितना नीचे चल रहा है, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म व्यू से अगर मैं कॉफी कैन इन्वेस्टिंग की तरफ से सोचूं कि आज अगर मैं कुछ डाल रहा हूँ और मैं उसको 10 साल बाद ही निकालने वाला हूँ, तो मोस्टली वो बढ़ेगा ही. राइट. हाँ, एंड लॉन्ग टर्म में वही देखा गया है कि स्टॉक मार्केट, बट अभी पॉइंट ये आता है कि कितना बढ़ेगा. तो ऐसे रैंडमली तो स्टॉक्स नहीं पिक करूंगा मैं, तो मैं सेक्टर पहले जाता हूँ कि कौन सा सेक्टर हैज अ फ्यूचर में बढ़ने के उनके पोटेंशियल ज्यादा है. बट अगेन सेक्टर्स के भी साइकिल्स नहीं होते हैं. आई मीन इवेंचुअली दे आर गोइंग टू ग्रो, बट डोंट यू थिंक कि आप वो साइकिल्स का फायदा उठा सकते हो? दैट इज कॉल्ड लाइफ साइकिल फेज ऑफ द बिजनेस. जो मतलब मैच्योरिटी पीरियड होती है एक बिजनेस की, वो कहाँ पे है वो बिजनेस राइट नाउ. तो जैसे अभी AI या फिर जो EV वाले इंडस्ट्रीज है, दे आर एट अ वेरी नेसेंट स्टेज इन देयर बिजनेस लाइफ साइकिल. सो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि क्या मुझे AI या EV के रिलेटेड कुछ अच्छे स्टॉक्स मिल सकते हैं जो अभी बहुत हाई प्राइसेस पे नहीं है. कैन आई बी इन्वेस्टेड इन सम ऑफ दीज, एंड डेफिनेटली नॉट द पेनी स्टॉक्स, मतलब नॉट द पेनी, आई मीन वैसे जो आपके एकदम स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं, या फिर देन यू फाइंड कि 2 रुपए में स्टॉक मिल रहा है, आप ले लेते हो 2,000-3,000, देन पूरा आपका लॉस ही हो जाता है. तो उस टाइप के स्टॉक नहीं, मतलब बहुत सारे रेशियोज वगैरह मैं चेक करता हूँ, एंड देन आई चेक की कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, कंपनी अभी कैसे ऑपरेट कर रही है,
and based on those decisions I come to boil down to one of the stocks based on different criteria कि कंपनी का बीटा क्या है, क्या बीटा 1 से कितना ज़्यादा है या फिर बीटा की वैल्यू अभी कितनी है, अल्फा वगैरह चेक करता हूँ, वो सब चेक करने के बाद सर्टन रेशियोज चेक करता हूँ एंड देन उनमें से जो अच्छा लगता है उस पर्टिकुलर सेक्टर में आई गो अहेड विद. सो मैं अपने इन्वेस्टिंग के लिए वैसे अप्रोच करता हूँ. राइट. सो अभी जैसे आप ये सब तो चलो आपने काफ़ी इंसाइट मतलब काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें कि कितना क्या कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए मार्केट में. देन यू ऑल्सो स्पोक अबाउट कि व्हाट हैज़ बीन योर इन्वेस्टिंग स्टाइल एंड ऑल ऑफ दैट. बट are you actually finding time to do all of this during your MBA? आप you are by the way in your second year ना, तो आपको क्या आपने यहाँ पे MBA में ऐसा कुछ सीखा जो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी में हेल्प किया या मे बी आपकी बिजनेस अंडरस्टैंडिंग जो थी दैट हैज़ इम्प्रूव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? See, I'll tell you one thing. Many of my friends who are, I mean, friends मतलब obviously मेरे साथ ही हैं जो अभी, many of them have told कि यार MBA में कुछ सीखे नहीं ऐसा लग रहा है. अच्छा. And when I चेक कि क्यों बोल रहे हैं ऐसा, ओके देयर इज अ वैलिड रीजन कि उनको कुछ कुछ चीज़ें आती थी पहले से. ओके. हाँ. बट फॉर मी, मेरे सिनेरियो में, मी फ्रॉम बीइंग ए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, राइट, मेरे लिए हर चीज़ यहाँ पे नहीं थी. फाइनेंस नया था, इकोनॉमिक्स नया था, ऑपरेशंस थोड़ा बहुत आइडिया रहता है क्योंकि क्वांट रिलेटेड चीज़ें हैं ऑपरेशंस में, नंबर्स वगैरह चीज़ें हैं, लॉजिक लगानी होती है सही से, तो ऑपरेशंस थोड़ा फेमिलियर हो रहा था. मार्केटिंग पूरा नया था, HR के एक सब्जेक्ट्स पूरे नए थे. तो लेट्स से 80% ऑफ द थिंग्स दैट आई लर्नड हियर आर कंप्लीटली न्यू टू मी. 75 to 80% वर न्यू टू मी. बाकी जो बचे 25 या 20% हैं, वो कहीं ना कहीं आप बहुत यू कैन से कि कॉमन सेंस टाइप की चीजें हैं, जनरल नॉलेज टाइप की चीजें हैं, आप बस लिंक करना है, बस लिंक करना है उन सब चीजों को. तो वो था. तो फॉर मी आई हैड अ ग्रेट लर्निंग इन दीज लेट्स से 1.5 years. अभी और 2-3 महीने और बचे हैं बस. तो अभी 1.5 years में बहुत ज्यादा लर्निंग था. ईच एंड एवरीथिंग दैट आई, हाँ ऑब्वियसली, मतलब यार मतलब सोचा था जो अचीव करूंगा कहीं ना कहीं वहाँ पे अचीव करता हुआ दिख रहा है मुझे. एंड कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट. डेफिनेटली. आई मीन ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि मैंने सीखा नहीं है, मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है. क्योंकि मैंने सब कुछ जीरो से स्टार्ट किया यहाँ पे, बीइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. एंड जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो उनका क्या होता है कि they know a lot of things जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है. Yes. They can relate it to as quickly as it is taught in the class. But हमारे लिए वो बहुत नया होता है, मतलब starting from the scratch. So and I believe it is easier. Yes. Exactly, it is easier as well. क्योंकि अगर आप कुछ चीजें लर्न करते हो तो आपको अनलर्न करना बहुत टफ हो जाता है. Correct. अगर आपको नहीं आता है तो लर्न करना I believe is easier. Right. So for me it was a very great journey. And इसमें से टाइम निकालना फॉर इन्वेस्टिंग एंड ऑल डेफिनेटली बहुत टफ था. फर्स्ट ईयर में तो टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने ट्रेडिंग बंद कर दिया था फर्स्ट ईयर में. जो मैं रीजन मेरा प्राइमरीली वही था, क्योंकि ट्रेड करूं कैसे जब मेरा क्लास का टाइमिंग ही 8 से 2 हो रहा है या फिर 9:30 से, तो कहाँ से ट्रेड कर पाऊँ, तो वो पूरा बंद हो रहा था. तो इसलिए मैंने आई डिसाइडेड कि सैटरडे संडे बैठूंगा, स्टॉक्स पिक करूंगा, अपकमिंग 1-2 वीक में उन स्टॉक्स को बाय करूंगा जितने मेरे सेविंग्स में जो पैसे थे उनसे. तो ऐसे ही अब तक चल रहा था 1.5 years. तो अभी थोड़ा फ्री हुआ हूँ मैं, लास्ट टाइम में ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं है, तो थिंकिंग ऑफ स्विचिंग बैक टू ट्रेडिंग वंस अगेन, इंट्राडे वगैरह. तो सोच रहा हूँ, अभी तक इतना कुछ फॉर्म नहीं रखना हमें भी, मतलब देखा फिर आप यस हमें भी थोड़े पैसे कमाने की ज़रूरत है. आई होप दिस सेशन वाज इंसाइटफुल. आई गेस यू हैड fun. Because I actually had a really fun shooting this first episode with Saurabh. So thank you everyone for watching this podcast. See you next time. Thank you.